अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ में हुमारिया जदून हमारे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब और आज के शो में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट हारिस नवाज साहब। नाज़रीन, आपको पता है कि भी रिसेंटली इंटरव्यू सामने आया है फवाद चौधरी साहब का, वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसे बहुत इंकिशाफात उन्होंने किए हैं, उस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और कुछ ही देर पहले वफाकी काबीना का एक इजलास हुआ है जिसमें बहुत गर्मा गर्मी देखने में आई है। फैसल बाबदा ने बहुत सख्त बयान दिए हैं, असद उमर साहब ने बहुत सख्त बयान दिए हैं, इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि मेरे बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया है, जबकि पूरा इंटरव्यू मौजूद है। इसी पर सबसे पहले मैं कमेंट लूंगी। तशाम साहब, इंटरव्यू सामने आया है, पहले के मुताबिक हमारे सामने खबरें आया करती थी, अब एक वजीर ने ऑन रिकॉर्ड आकर एक बयान दे दिया, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? पहली तो बात है, उनका ये कहना है कि सियाको सबाक से हट के बयान किया गया है। ये उस वक्त की बात होती तो हम मान लेते कि जब टेलीविजन नहीं होता था, हमारी अखबारात होते थे और वहाँ पे आप छुप सकते थे अपने इस बयान के बारे में कि मैंने नहीं कहा। अब तो ब्लैक एंड वाइट वो जो इंटरव्यू है सारी दुनिया में चल रहा है। जिस तरीके से अपनी पार्टी को आज उन्होंने चार्जशीट किया है तो ये आई ओपनर है और यही वजह है कि आज काबीना में भी बड़ी लेदे हुई। फैसल वाडा साहब तो बहुत ही ज़्यादा जिसको कहना चाहिए थे याराना मूड में थे और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब कहा जाता है उनको लहदा लेके चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त उनको ये बात करने की क्यों जरूरत महसूस हुई। देखें, हमारे एक तरफ सूरत हाल ये है कि इतना किस्म हो रहा है कोरोना वायरस को मिस हैंडल करने के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से, और फिर अपनी पार्टी के बारे में उनका ये कहना कि जी जो बाहर को लोग आए हुए हैं वो तो रिफॉर्म में बिलीव ही नहीं करते, जो असल पार्टी थी वो तो हमारी जो बंदे थे वो 3-4 लोगों का जिनका जिक्र कर रहे हैं वो साइड पे हो गए या एक दूसरे को बदलने के तरफ लगे हुए हैं। अब देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ अख्तर महंगल साहब इत्तेहादी थे, वो छोड़ के चले गए हैं। जमहूरी वतन पार्टी दूसरी इत्तेहादी, अगर एक उनकी सीट है यहाँ पे और बाकी उनके जो कुछ सीटें उधर हैं बलूचिस्तान में, वो अब अलहदा होने की बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान एक दफ़ा फिर मैदान में आ गए कि चलें कुछ ना कुछ तो किया जाए। और फिर जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब मारिया जो बीमार थे एकदम से जाग उठे और उन्होंने आज अपने क्या कहते हैं कमर जमा कायरा और मंजूर चौधरी साहब को कहा है कि तकड़े हो जाएं और पंजाब में तब्दीली की बात करें। तो इन हालात में देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, आज जो रियलाइजेशन है कि जी 70% लोग पार्टी के अंदर आउटसाइडर है, वो पार्टी की फिलॉसफी पे, उनकी रिफॉर्म पे, आइडियोलॉजी पे बिलीव ही नहीं करते। आप इतना अर्सा उनको लेके क्यों गए? और फिर ये कहना कि जी प्राइम मिनिस्टर को कोट करके ये कहना कि जी उन्होंने मुझे कहा है कि सिर्फ 5-6 महीने रह गए, हमें को डिलीवर करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे लिए मुश्किल हो जाए। अब सवाल यह है कि क्या ये बात कहने की जरूरत उनको क्यों महसूस हुई? फिर आपको ये ज़हन में रखनी चाहिए बात मारिया कि इनका ताल्लुक झेलम से है और झेलम से हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे लोग, फौज, अगर बराह रास्त कहूँ तो ब्रिगेड साहब भी इस बात पे एग्री करेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, तो शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि जी वो उनके ज़्यादा करीब हैं और इस तरह के बयानात बगैर किसी के नॉट हिलने के वो इस तरह के बयान नहीं देते। चलें 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि जी अपने तौर पे कहा है, तो सवाल ये कि आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, आप वजीर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फेडरल मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के बड़े करीब भी रहे हैं। इस तरह के बयान देने का मकसद तो 2 ही बातें हो सकती है कि या तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनको कहा ऐसा करें, और दूसरा ये लगता है कि जी फिर इस हवाले से कोई नई चीज़ सामने जो आई है वो यही हम कह सकते हैं कि जी ठीक है, आज बयान बदलने की बात हुई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी बात है। मामलात लगता है कि बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और कारकर्दगी नहीं है, और बयान का आ जाना ये डेफिनेटली, और फिर जो पॉलिटिकल हलचल मिट चुकी है पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है, पार्लियामेंट के जो बाहर कुछ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इन हालात में जो जल्दी पे तेल का काम किया फवाद चौधरी के इस स्टेटमेंट का, आज के जो इंटरव्यू का है, इससे तो लगता है कि शायद ऑल इज नॉट वेल और हुकूमत के लिए मुश्किलात मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, इसमें मैं हारिस साहब आपसे भी कमेंट ले लूंगी। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में इस वक्त इस तरह का बयान देना, क्या ये इशारा है कि आगे हुकूमत के लिए वाकई में 4-5 महीने रह चुके हैं? देखें, काफी हद तक मैं इत्तेसाम से मुत्तफिक हूँ कि ये इस मौके पे जबकि पूरी कौम और खासकर पीटीआई स्ट्रगल कर रही है कोरोना से लड़ने के लिए और जस्टिस करने के लिए, फिर कभी शुगर क्राइसिस है, कभी आटा क्राइसिस है और अभी कोरोना क्राइसिस है, कुछ मौशी क्राइसिस है। इन हालात में ऐसे एक जिम्मेदार मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना तो एक जेब नहीं देता। ये मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल दबांग आदमी है, खुल के बात करते हैं, करनी भी चाहिए। जमहूरियत में अपने पॉइंट का इजहार करना चाहिए, मीटिंग में करना चाहिए,
बट नॉट लाइक दिस। अगर उन्होंने ऐसी बात की है, कहीं ना कहीं से उनको इनकरेजमेंट है, चाहे विद इन पार्टी एक ग्रुप है जो उनको ये कह रहा है जी आप करें, क्योंकि इस मौके पे कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता जबकि इस वक्त अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो आपसे अलहदगी इख्तियार कर दिए हैं। बिल्कुल 5 वोट का टोटल डिफरेंस है आपके पास, जो इस वक्त कंडीशन है 4-5 वोट से अगर इधर हुआ आपकी गवर्नमेंट जा सकती है। पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने, पीटीआई ने कोई निगोशिएटिंग टीम अपनी ने डिटेल की है जो ये कर सके कि एमएनएस की तादाद बढ़ाए, कोई दूसरे ग्रुप तोड़ सके। उसके बाद पंजाब में अपनी पंजाब एमपीएस के पीएमएलएन का ग्रुप जरूर होगा, वो भी नहीं ला सके। कहीं भी इतनी कोशिश नहीं की गई कि पंजाब में वोट बैंक बढ़ाए अपने एमएनएस की तादाद एमपीएस की या फेडरल गवर्नमेंट में। ये बड़ी सिचुएशन है। दिस मीन्स कि इनके पास निगोशिएटिंग टीम विद लॉट जो बड़ी फोर्सफुल हो उसकी कमी है, और प्राइम मिनिस्टर को बड़ा डिफिकल्टी है। और ये तीनों का हर एक को मालूम है कि शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और असद उमर के इख्तलाफात शुरू से चल रहे थे, और उस पर पंजाब गवर्नमेंट के बनाते हुए भी हुए, इलेक्शन में भी हुए। उसके बाद अब कैसे जहांगीर तरीन इंग्लैंड चले गए वो भी सबको मालूम है। तो ये इन एनवायरनमेंट में ये इट स्पीक्स अ वेरी डेंजरस साइन, इट्स नॉट अ गुड साइन। और ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इसका स्टॉप लेना चाहिए, समझना चाहिए। 5-6 महीने उन्होंने अपने हिसाब से ये दिए हैं कि देन द वाटर विल फ्लो आउट ऑफ हेड। आज 5-6 महीने में प्रोग्रेस दिखाएंगे तो फिर पार्टी गवर्नमेंट अगले साल चल सकेगी। अगर इन एनवायरमेंट में जब सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और फिर अभी मौलाना फजल रहमान भी मुहर्रफ हो रहे हैं, इन लिहाज से काफी डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। एहतशाम साहब आप ये बताइएगा, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने फैसला साजी के हवाले से बात की, गालिबन 16 इस वक्त नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी कैबिनेट में, और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स का ज़्यादा टेका है उनके फैसलों को या उनकी बात को माना जाता है एज कम्पेयर टू जो इलेक्टेड हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि नॉन इलेक्टेड की सुनी जाती है, इलेक्टेड की सुनी नहीं जाती है? देखिए मारिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से चंद एक लोग जो पुराने लोग हैं जिस वो आए थे पीटीआई के और कारकर्दगी के हवाले से तो छोड़ें, उन पे कुछ इल्ज़ाम लगे। मसलन कियानी साहब आपने देख लें जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको जब हटाया गया, जिस तरीके से आपने देखा अद्वियात के स्कैंडल में वो कहा जाता है कि जी इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने पैसा खाया, बहुत पैसा, लोग बिलियन ऑफ रुपीज़ की बात करते हैं। आपने वजारत ले ली लेकिन आपने उनको अहम ओहदा दे दिया पार्टी के अंदर, तो आप साथ लेके रोज उनको बैठे होते हैं। फिर इसी तरह से आप देख लें कि जो तरतीब फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, फिर चलें इससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी फिरदौस आशिक अवान साहब, वो भी आउटसाइडर थी, लेकिन चलें वो कम से कम इस तरह के बयान तो नहीं दिया करती थी। अब सवाल यह है कि भी इस वक्त जो बयान देने का मतलब है, क्या प्राइम मिनिस्टर की फवाद चौधरी को आशीर्वाद हासिल थी? एक दूसरी है कि किसी और अदारे की आशीर्वाद हासिल थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस मौजूदा हलचल के माहौल में जबकि बजट पेश होना मुश्किल नजर, पास होना मुश्किल नजर आ रहा है, और हमने हमेशा देखा कि 2 साल गुजरने के बाद बजट का एक मरहला सख्त आता है। फिर चले, मुझे लगता है कि बजट तो पास करवाने वाले करवा भी लेंगे, लेकिन इस स्टेज पे इस तरह की बातें होना, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का एक खास इंटरव्यू अगले दिन जो चला है वो भी बड़ा मानी खेज है, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है ख्वाजा से वो पोजीशन के, जी हमें बुला के एक तरफ तो कैरेट दिखाई जा रही है नैब के वाले से, उन्होंने कहा हमें कोई परवाह नहीं है, हमने 2 साल भुगता है, हम आइंदा भी भुगत लेंगे। फिर उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट की भी बात की, फिर उन्होंने कहा कि जी आपने देखा कि सब अदारों आपके जो है ना अंदर इन हाउस एक सिस्टम है, जुडिशरी में भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, और अदारों की भी हो जाती है, ये पार्लियामेंट के लोगों की नहीं होती, लिहाजा इनको अपना एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। वो भी एक मैसेज दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि इस वक्त हुकूमत बहुत वीक विकेट पे है, और जिस तरीके से कारकर्दगी के सवालात हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर की लोग बात ये सुनना चाहते हैं जो बार बार वो कहा करते थे कि मैं हर 3 महीने बाद अपने वज़रा की कारकर्दगी को जांचूंगा, जो सही काम नहीं करेंगे उनको फारिग करूंगा। आपने देखा एक दफा ये मामला हुआ कि कुछ वजीरों को आगे पीछे किया गया, जो लोग हटाए भी गए थे उनको फिर लाया गया, फिर उनको वापस भी लाया गया। अब सवाल यह है कि मौजूदा हालात में फवाद चौधरी साहब ने जो इतना खौफनाक इंटरव्यू दिया, और पार्टी के 3 बड़े पिलर हैं, चलें अब थोड़ी देर के लिए कह लेंगे चले गए, कुछ लोग कहते हैं जी वापस भी आ जाएंगे, जहांगीर तरीन साहब, लेकिन मुझे लगता नहीं है। लेकिन पार्टी के अंदर शाह महमूद कुरैशी आप देख लें, पुराने आदमी हैं, अगरचे वो भी पीपल्स पार्टी से आए हैं। असद उमर साहब पार्टी के आदमी हैं, ठीक है, गालिबन 2006 में मेरा ख्याल पार्टी में आए थे, लेकिन वो किसी और सियासी जमात में नहीं रहे। अब जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब उन पे
यकीन रखते थे और उनके फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर हुए थे, फिर उनको जिस तरह हटाया गया, फिर और आदमी को लाया गया, हफीज शेख साहब आए। अब ये सारी चीज़ें देखते हुए लोग कह रहे हैं कि जी आजकल कोरोना के माहौल में जब इकोनॉमीज दुनिया की सुगड़ रही हैं, हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। लोग पहले ही इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं कि जी काबीना चू चू का मुरब्बा है, पार्टी के अंदर लोग जो है ना वो एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, प्राइम मिनिस्टर की शायद बात मानने के लिए तैयार नहीं, प्राइम मिनिस्टर की भी गिरफ्त मामला पे ढीली होती चली जा रही है। तो ये कोई अच्छे साइन नहीं है हमारी। ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत है और बकौल किसी कह के जी पंजाबी में अपनी मंडी थले डांग फेरने की ज़रूरत है। ये देखें कि मामला कहाँ पे ख़राब हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ओपोजिशन को क्यों बड़ा भरपूर मौका मिल रहा है पॉइंट स्कोरिंग का, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का। और अब जबकि हम देख रहे हैं कि बजट पास होने में मुश्किलात हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा हो रही हैं, अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पीएमएलएन की तरफ से हमने देखना है कि क्या वाज़ेह उनकी हिकमत अमली सामने आती है। एहतशाम साहब, हम इसमें ऑपोजिशन का क्या रोल है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं हारिस साहब से जानना चाहूंगी, आपने इंटरव्यू हारिस साहब सुना होगा पूरा, आप मुझे ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब ने इस पूरे इंटरव्यू में क्या जाहिर किया है और क्या छुपाया? देखें, बड़ा क्लियर पता चलता है कि उन्होंने पार्टी डिफरेंसेस बताए हैं, पार्टी की प्रॉब्लम बताई है, ग्रुपिंग बताई है, विच इज़ वेरी बैड। और ख़ास तौर पे इस सिचुएशन में जबकि बजट का सेशन आ रहा है, इस वक्त जितनी यूनिटी दिखाई जाए और ये बताएंगे पार्टी वन, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि पार्टी में जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप में आ गए हुए हैं। जो नॉन इससे इलेक्टेड हैं, लाइक आपके मशीर हैं, एडवाइजर्स हैं, स्पेशल खसूसी एडवाइजर्स हैं, वो अलग है। पार्टी में इस वजह से गिरफ्त आया और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने आपके एमएनएज हैं वो इतनी ज़्यादा कोई अच्छी टॉप अपॉइंटमेंट पर नहीं है। सारे जो आपके मशीर हैं वो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पर हैं, देर होल्डिंग द की अपॉइंटमेंट। इससे बहुत ज़्यादा आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, इक़्तिदार की रस्साकशी भी है, जो कि पार्टी को प्रॉब्लमकारी। और इमरान खान आई थिंक ही रियलाइजेज, ही नोज इट, और वो इस डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। फिर उसके बाद देखें, पीटीए के बाद, इमरान खान के बाद 2 साल हो गए, कोई एक चीज़ बताने की अपने अवाम को कि देखें मैंने ये मैनिफेस्टो में कहा था, मैंने ये पूरा कर दिया। करप्शन, पैसा वो लूटा, एक भी वापस नहीं आ सका, बड़े लोगों को पकड़ा, सबकी बेल हो गई। सो आपके साथ नैब ने उस तरह कॉपरेशन नहीं किया जो करना चाहिए था। नैब चेयरमैन डिड शो स्ट्रेंथ जो उनको चाहिए थी। उसके बाद आपकी महंगाई आसमान पे चली गई, उसके आप अवाम लोगों को इसके बाद कोरोना में प्रॉब्लम आ गई, मुआशी आपके सामने हालात हैं, एनक्रोचमेंट, लोगों के घर गिर गए, दुकानें, कारोबार चला गया, वो आपका वोट बैंक खराब हो गया। इस वक्त कराची की सिचुएशन बहुत खराब है। आज कराची में इलेक्शन हो तो मेरे ख्याल में पीटीआई को एक भी एमएनए की एमपी सीट नहीं मिलेगी, एंड विच इज वेरी वेरी सीरियस थिंग। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बहुत सोचना चाहिए कि कराची स्लिपट होता है तो फिर आपने सिंध पे तो आपको कुछ भी नहीं रह सकता। इंटीरियर में आपकी कराची की पार्टी ने एक भी इन्वेस्ट नहीं किया। दे हैव नॉट इम्प्रूवन। हुकूमती पार्टी को बड़ा एडवांटेज होता है। माजर के साथ हारिस साहब एक बात पे कमेंट कीजिएगा। अब बहुत ज्यादा जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना पार्टी पे, आप देख लें वो पार्टी जो करप्शन के खिलाफ सामने आई थी और करप्शन का खात्मा करने के हवाले से वो इक़्तिदार में आई थी, आज लोग अपोजिशन के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी चीनी चोर आटा चोर पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। फिर लोग कह रहे हैं कि जी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोग हैं, चाहे रज़ाक दाऊद साहब हैं, चाहे नदीम बाबर साहब हैं, कुछ और लोग हैं, अनइलेक्टेड लोग हैं, ये बैठे हुए हैं, इनका कुछ भी फॉल बैक करने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है। ये लोग जिस तरीके से पार्टी की बदनामी का सबब बन रहे हैं, रिफॉर्म्स हो नहीं सकी, चाहे एनर्जी सेक्टर है, चाहे रेवेन्यू सेक्टर है, आपके ख्याल में ये जो अनइलेक्टेड लोग और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले हैं, आपके ख्याल में कितना प्राइम मिनिस्टर की मजबूरी है कि ये बैठे हुए हैं और डिलीवर भी नहीं कर रहे, इल्जाम भी लग रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को हटा भी नहीं रहे? ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए। वो खुद कहते थे कि बिजनेसमैन कभी भी पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, और आपने नॉन इलेक्टेड अपने एडवाइजर्स ला के, आपने बिजनेस के जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट वालों को ला के बैठा दिया। चाहे वो आईपीपी की बात करें या शुगर की बात करें या आटे की बात करें, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बिजनेसमैन शुड नेवर बी इन पॉलिटिक्स। वो आएगा तो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट लेकर आएगा, उसको आगे परवान चढ़ाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम होगी। इमरान खान साहब इस वक्त इनके लिए प्रॉब्लम ये कि किसको निकालें, किसको लेकर आएँ। ही हैज अ वेरी लिमिटेड चॉइस। एमएनए एमपीए जब आप अपनी टीम को बनाते हैं और इलेक्शन में जाने लगते हैं, नॉमिनेट करते हैं,
दैट इज अ टाइम यू थिंक कि ये मेरा फाइनेंस मिनिस्टर है, ये नंबर 2 फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये मेरा फॉरेन मिनिस्टर, ये नंबर 2 फॉरेन मिनिस्टर, लाइक बाई ही प्लान दिस टीम, नॉट फेडरल बैकअप। की तरफ जहाँ पे ये नहीं कर सके उस वक्त, तो हमने सोचे समझे बगैर कर लिया। नाउ आपके पास काफी मिनिस्टर हैं जो आपको डिलीवर नहीं कर रहे। आज प्राइम मिनिस्टर निकाल देंगे तो क्या करेंगे, फिर 6 महीने और वेट करेंगे, उनको निकालेंगे फिर 6 महीने, एंड देन डायरेक्शन टाइम विल कम। He has to ठीक है। prove something by next budget. ये एक साल he delivers or he goes, or ठीक his है। politics is finished. ठीक That है। I expected कि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बाद बहुत बड़ी बात होती तो वो ये करते, ये 1.5 साल में हर हालत में डिलीवर करें, आवाम को खुश सर, आप करें। 1.5 साल की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ये बात करें कि हमें कहा गया है कि 5.5 महीनों के अंदर अंदर आपने डिलीवर करना है। एहतशाम साहब, आपको जाने पाऊंगी, फवाद चौधरी साहब ने बात की है कि गैर सियासी लोग आ रहे हैं और वजीर आजम का जो विजन था वो इन गैर सियासी लोगों को मालूम ही नहीं है। लेकिन कुछ दिनों पहले आपको मालूम होगा जहांगीर तरीन साहब का इंटरव्यू सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2018 के इलेक्शन में मैंने खुद ये बात कही थी कि हम जब तक रवायती खानदानों को नहीं सामने लेकर आएंगे हम गवर्नमेंट में नहीं आ सकते। तो फिर जब एक चीज ऑलरेडी पहले से पता थी तो फिर अब इससे मुकर जाना। देखें, अब जो भी आप कहें, अब ये तो अब जब उनका इंटरव्यू आया था बड़ा वाजे तौर पे जहांगीर खान तरीन ने बातें की थी कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया था कि जब तक 70-80% आप अनइलेक्टेड लोग जो है ना वो जो बाहर से लोग नहीं लेके आएंगे तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। उनका कहने का मतलब था कि जो पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग लोग हैं लेकिन हमारी पार्टी के अंदर नहीं है, और तो बाहर से अगर उनको लाना पड़े तो हमें उनको लाने की जरूरत है, वो आ जाएं तो हम इक़्तिदार में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। ये इस हद तक तो बात समझ आ गई कि जी ठीक है, बाहर से लोग आए थे और पार्टी में शामिल किया गया, और जो 20 साल का बयानिया था 22 साल का वो दफन हो गया अपना इमरान खान साहब का कि नहीं जी मैं एक भी टर्न कोड जो है ना मैं अपनी पार्टी में नहीं लूंगा, उन्हीं को लिया गया। जो आपने देखा पीपल्स 70% कौन लोग हैं, पीपल्स पार्टी के, PMLN के, PMLQ के और इधर उधर के लोग इकट्ठे करके जिनको वो समझते थे इलेक्टेबल जिन्हें समझते थे वो ले आए। अब सवाल यह है कि जी इलेक्टेबल्स आ गए, आपने उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन भी दी, उसके बाद आपने बाहर से भी लोग लेके आए, नॉन इलेक्टेड लोगों को भी लेके आए। अब सूरत हाल है कि 2.5 माह के बाद आप 15 मेंबर की कैबिनेट का वादा करके लेके आए थे, आज 50 मेंबर से ज्यादा, सबसे बड़ी पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कैबिनेट इस तक इनकी है, और उसमें आप क्या नॉन इलेक्टेड भी हैं। जी हाँ, वो भी है, 20 के करीब नॉन इलेक्टेड लोग हैं। अब सवाल ये है कि वहाँ अगर कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकी, और प्राइम मिनिस्टर साहब का बुनियादी फंक्शन मुझे याद है, और यही बात फवाद चौधरी ने भी आज दोहराई है, उन्होंने कहा था पनामा के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमें रिफॉर्म लानी पड़ेंगी, चाहे पुलिस की हैं, गवर्नेंस के लिए हैं, चाहे अदारों को रिफॉर्म करने की जरूरत है, हम एक मुकम्मल तौर पर रिफॉर्म लेके आए। आज आप देखते हैं कोई रिफॉर्म किसी जगह पे नहीं आ सकी। फिर आप देख लें पंजाब, आरिफ साहब से भी कहूँगा इस पर बात कीजिए कि क्या इतनी बड़ी मजबूरी है, पैरालिसिस की सिचुएशन है पंजाब में, जितनी बुरे हाल पंजाब के हैं शायद किसी के नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में एक शख्स को बिठाया हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उनके पास मैंने तो नहीं देखा कभी उनको ढंग की बात करते हुए मादत के साथ, ना वो कहा जाता है उनका कोई पॉलिटिकल क्लाउट है, वो सीधे आप देखें जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट में रहे वहाँ से उठा के उनको यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में बिठा दिया गया। इसको देखते हुए आप देख लें कि इख्तलाफात बढ़े हैं। क्यों कहा जाता है पावर सेंटर पंजाब में बेताश है, आज भी है, आज भी आप देख लें जिस तरीके से गवर्नर पंजाब इंटरवीन करते हैं, इसी तरह आप देख लें शाह अहमद कुरैशी हैं, फिर चौधरी बरादरान हैं, उसके बाद वो देख लें अलीम खान साहब हैं, उनका किला वहाँ बड़ा मजबूत है। अब ये सारी चीजें देखते हुए आप देख लें कि पंजाब में कारकर्दगी नहीं है, जिसकी बुनियाद पे आप देख लें कि आप जिसको कहना चाहिए कि पॉपुलैरिटी आप खो रहे हैं। और इवन वो जो पीपल्स पार्टी जो पंजाब में बिल्कुल राउट हो चुका था, आज जरदारी साहब को भी मौका मिल रहा है कि बेहतरीन मौका है इन रोड बनाने का, बेहतरीन मौका है कि माजत के साथ जो बुज़दार साहब की नाअहली है, कारकर्दगी ना दिखाना है, उसको वो कैश कराने जा रहे हैं। तो ये लम्हा फिक्री है, इस पर क्यों नहीं सोचा गया आरिफ साहब, ये कितना अहम मामला है, पंजाब को इस तरह बेरोजगार मददगार छोड़ दिया गया सियासी तौर पे। आपके ख्याल में ये PTI के लिए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है सियासी तौर पे? देखें एहतशाम साहब, पंजाब इज अ लैडर फॉर सक्सेस, किसी भी पार्टी जो फेडरल में अगर उसने आना है, पंजाब इलेक्शन इज अ वेरी बिग सूबा, और उसी में आपने सबसे वीकेस्ट आपने चीफ मिनिस्टर लगा दी, इसलिए कि वट एवर द रीजन आई वुड से कि बात यह कि आपको यहाँ पर शहबाज शरीफ से ज्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर लाना चाहिए था चीफ मिनिस्टर, ताकि वो आपको डिलीवर करता। बिल्कुल
सेकंड वो आप कर नहीं सके, फिर उसके बाद आप वोट बैंक नहीं तोड़ सके। आपके सारी पीएमएलएन की लीडरशिप एक वक्त में सारी बाहर थी, शहबाज शरीफ भी बाहर थे, नवाज शरीफ वहां पर बाहर है। आपको तो बड़ा इजी प्लेइंग फील्ड मिला हुआ था कि आप यहाँ पर अपना इन्वेस्ट कर लेते, अपना वोट बैंक और अपने एमपीएस को ग्रुप बना लेते, फॉरवर्ड ब्लॉक जो आपको सपोर्ट है, तो आप सिक्योर फील करते, वो भी आप नहीं कर सके। फिर मैं आई स्टिल फील के पीक ट्रेंड इमरान साहब को ये चाहिए था कि आप अभी 1 साल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करें, आवाम को रिलीफ दें, और फिर जो महंगाई कर रहे हैं सैलरी बढ़ा देते, कुछ महंगाई कम करते, लोगों को हेल्थ फैसिलिटी आप करने के बाद अगले साल आई स्टिल फील कि आपको चाहिए था कि अगले साल के एंड में आप इलेक्शन करा देते, अगर आप अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए देन कम विद मोर मेजॉरिटी एंड बी एबल टू चेंज सम लेजिस्लेशन, अच्छे कानून साजी करें और पाकिस्तान के अवाम को करके बिकम अनदर 5 स्ट्रॉन्ग बन के बैठ जाए। हमने तो वो कुछ भी नहीं आपने किया, तो दिस ये बड़ा अभी इनको बड़ा सेटबैक होगा जब अभी इलेक्शन आएंगे। तो उसके बाद तो वो बात जो फवाद चौधरी ने की ना फैमिलीज की, देखें सिंध में खास तौर पर आप ये बताइए कि अभी तक सिंध में कोई भी रेलेवेंट सिंध का पीटीआई का प्रेसिडेंट कोई नहीं है। यहाँ पर एक सिंध का कल्चर है कि यहाँ पर सिंधी जब तक बहुत बड़ी फैमिली नहीं होगी इंटीरियर सिंध की, तो वो उसको कोई पूछेंगे नहीं। सिंध का प्रेसिडेंट आपने सिंधी नहीं रखा हुआ, वो उसका सिंध इंटीरियर में एक्सेस नहीं है। जब आप यहाँ पार्टी की कोशिश ही नहीं करें बनाने की, तो इसी तरह रखा ना, वो छोड़ गए इनको जी। तो ये हमारे मसाइल हैं जो हमें इनको रियलाइज करने चाहिए। अगर अगले इलेक्शन जीतना है, अगले साल एंड में ही हैज टू डिलीवर, ही हैज टू गो फॉर, एक साल इलेक्शन पहले कराएं और 2/3 मेजॉरिटी से आए, लोगों को बताएं कि आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक लोग डिसअपॉइंटेड है। आई डू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी इज फेसिंग। एक किस तरह खराब पहले इकोनॉमिक कंडीशन थी, इंडिकेटर बेहतर होने लगे तो कोरोना का प्रॉब्लम आ गया। अब ये 1.5 साल में मेरे ख्याल में वो कहते सही है कि 5, 6, 3 साल 7 महीने रह गए, इसमें डिलीवर करें, अवाम को के वोट बैंक इंप्रूव करें, अवाम को रिलीफ दें, महंगाई कंट्रोल करने की क्या वजह, वेजिटेबल्स जो पाकिस्तान इकोनॉमिक इंजन जो एग्रीकल्चर का है, वो कोई वजह है कि आपकी आम कमोडिटी आइटम जो पाकिस्तान प्रोड्यूस होती हैं वो महंगी है। हारिस साहब माजूद के साथ यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं ब्रेक के बाद आपकी ही बातें करूंगी। नाज़रीन में ब्रेक का वक्त है, मेरे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एहतशाम साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आऊंगी। मुझे बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इख्तिलाफात ग्रोहबंदी आम बात है, लेकिन जिस शाख पर आप बैठे हैं उसको काटना नहीं चाहिए। इसका मतलब है बात ग्रोहबंदी इख्तिलाफात की लड़ाई से बढ़कर है। देखें, बहुत बड़ा वार्निंग शॉट है ये फवाद चौधरी की तरफ से। अगरचे पार्टी के अंदर लोग उनके मुखालिफ भी हैं और नए भी हैं, पार्टी के पुराने लोग जो हैं वो जिस तरीके से मैंने देखा है कि बहुत कम उनको पजीराई हासिल है, चाहे उनको वजारत देनी हो, चाहे पार्टी का कोई और ओहदा देना हो। लेकिन एक बात यह है कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब के बारे में कहा जाता है, इमरान खान साहब कहा करते हैं कि मुझे एक तकड़ा आदमी चाहिए जो मीडिया में बोलता है वो मेरे हक में, इसी तरह फवाद चौधरी साहब भी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि फवाद चौधरी साहब हमारे मुख्तलिफ हवालों से जब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, वो हुकूमत के लिए जब एम्बैरसमेंट का सबब बनता है, तो उसके बाद अब देखने वाली बात यह है कि इस स्टेज पे क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तो कहा जी सियाको सबाक से हटके मेरी बात बयान की गई है, लेकिन पार्टी के अंदर आज कैबिनेट में जो तूफान उठा है वो आहिस्ता आहिस्ता खबरें आ रही हैं सामने कि लोगों को बहुत गुस्सा है कि जी ये किस तरह के बयान दिए इन्होंने। ये तो चार्जशीट कर दिया है, खुद ही एक पार्टी का एक इम्पोर्टेंट काबीना का वजीर कह रहा है कि जी कोई कारकर्दगी नहीं है। और 5 महीने की बात जो प्राइम मिनिस्टर के मुंह में डाल के उन्होंने किया जी 5 महीने हमारे पास हैं। क्या 5 महीने या 6 महीने किसी ने उनको कहा है? अदारों की तरफ से कहा गया है कि भी एनफ इज एनफ, अब आप करके कुछ दिखाएं। देखें, हमें तो यही पता है कि पाकिस्तानी सियासत में 2 से 2.5 साल के बाद जब कारकर्दगी नहीं होती मारिया तो फिर अच्छा तशाम साहब मासूद के साथ हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सेनेटर अनवर बेग साहब ने। सेनेटर साहब आप बताइएगा, फवाद चौधरी साहब का बयान सामने आया, किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? उन्होंने बहुत वाजे करके बता दिया कि इख्तिलाफात हैं, लड़ाइयां हैं, अब भी कितना परेशानी का बाइस बन सकता है पीटीआई के लिए, ऊपर से वो गवर्नमेंट में भी है। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ एज एन आउटसाइडर कि पीटीआई की बेसिकली फाउंडेशन नहीं रखी गई। जब इनिशियली पार्टी बनी ये एक रेला था, रेले के अंदर ये सब आ गए, उसके अंदर
ये जो सीजनल बर्ड्स हैं वो उठ के आ गए, क्योंकि नून लीग को उन्होंने हराया था और नून लीग के खिलाफ कई लोग हो गए थे इन दी एस्टैब्लिशमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी बेसिकली फाउंडेशन नहीं बनी। और आपको याद होगा कि जब वो इनका इंटरनल इलेक्शंस हुए थे, उसकी एक इंक्वायरी हुई थी, जस्टिस वजीउद्दीन साहब और यूसुफ गबोल ने की थी, और उन्होंने जहांगीर तरीन पे इल्जाम लगाया था और कहा था कि इनको पार्टी से एक्सपेल कर दें। बिल्कुल। तो इमरान साहब ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ एक्सपेलिंग जहांगीर तरीन, उन्होंने उन दोनों को, जिन्होंने कमीशन के जो मेंबर थे, उनको निकाल दिया पार्टी से। तो पार्टी ये बनी नहीं है। तो ये एकदम एब्सोल्युटली आर्टिफिशियल स्ट्रेंथ के ऊपर चल रही है। अब जाहिर है जो फवाद चौधरी ने भेजा वो इंटेलिजेंट आदमी है, होशियार आदमी है, उसने जब ये चीजें देखी कि जी ये नॉन इलेक्टेड इतने आ गए, और वो बात नहीं सुनते प्राइम मिनिस्टर की, जो उन्होंने कहा कि नेशनैलिटी डिक्लेयर करें, एसेट्स डिक्लेयर करें। तो आई थिंक मीडिया के अंदर काफी क्रिटिसिज्म आ रहा था बिकॉज ऑफ द नॉन इलेक्टेड पीपल इन द कैबिनेट, और उसके ऊपर ये कोई परफॉर्मेंस पार्टी की नहीं हो रही है। तो मैं ये समझता हूं, लेकिन माजरत के साथ अनवर साहब वो अपने बयान से हट चुके हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं मेरे बयान को तो सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। चले मेरी बात सुने, शेख साहब ये बयान उनका टीवी पे चल रहा है, उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो इंटरव्यू दिया है। बात ये है जी जी तशाम साहब, मैं कह रहा हूँ बेग साहब ये बताएं, आपके ख्याल में जो कुछ लोग कहते हैं कि ये इस तरह का बयान फवाद चौधरी साहब अपने तौर पर नहीं दे सकते, आप समझते हैं कि वो किसी तरफ से कहा गया उसको किस तरह का बयान दे? देखें, आपको मैं एक चीज बता दूं, आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। वो जेलम से हैं, ठीक है, और जेलम से माशाल्लाह पिंडी के अंदर बहुत लोग हैं, तो हो सकता है उनकी किसी से दोस्ती वोस्ती हो। पॉइंट कहने का ये है, जो कुछ उन्होंने कहा तो सच है भाई, चाहे किसी को लगे बुरा या अच्छा। हम तो एक आउटसाइडर हैं, हम तो एक व्यू पॉइंट दे सकते हैं। पॉइंट कहने का ये है कि मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी चाहिए, और खास तौर पे अपनी गवर्नेंस, एंड ही शुड गेट रिड ऑफ दीज नॉन इलेक्टेड करप्ट पीपल सिटिंग इन द कैबिनेट, जो पैसे बना रहे हैं। उसकी वजह से ये जो इलेक्टेड लोग हैं ये बदनाम हो रहे हैं। ठीक है, मैं इस पे हारिस साहब से भी कमेंट लूंगी। हारिस साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या ये मामला इख्तिलाफात या ग्रोहबंदी से बढ़कर आगे है? देखें, इस वक्त तो हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं जिस तरीके से फवाद चौधरी ने बात की है, और वो अक्सर बातें ऐसी कर देते हैं, लेकिन मौके को, नज़ाकत को देख के बात करना चाहिए। इस वक्त इससे इतना बड़ा पीटीआई को धक्का लगा है, और इससे इसके फॉरेस्टिंग इफेक्ट्स भी होंगे जो कि फवाद चौधरी को पता भी होंगे, और इसीलिए उन्होंने बात की होगी। क्योंकि इस वक्त बजट का सेशन है, फिर उसके बाद अख्तर मैंगल की मैंने बात की कि वो अलहदा हो रहे हैं, फिर उसके बाद पीटीआई, उसके बाद पीपल्स पार्टी और PMLN को देखें तो वो भी अपने पंजे गाड़े हैं, काफ़ी दोबारा वो निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। चाहे उनमें इख्तलाफात हैं, शहबाज शरीफ में और शायद खान अब्बासी में आपस में रिफ्ट चल रही है, उनमें रस्साकशी सियासी भी है, वो भी ठीक बात है। लेकिन इस वक्त पीटीआई सो फॉर डिलीवर नहीं कर सकी, और ये लोग अवाम की बहुत बड़ी तवक्कुआत थी जिसकी वजह से वो इनको लेकर आए थे। मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान को अपनी पार्टी को की मेंबर्स को लेके बैठे, सोचेंगे पंजाब में क्या करना है, हमने कैसे गवर्नेंस बेहतर करनी है, प्राइस कंट्रोल कैसे करनी है, कौन इनको लेट डाउन कर रहा है, किस मौके पर लेट डाउन किया जाता है, इसकी वजूहत क्या हैं, क्या ये आइंदा इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, नहीं जीतना चाहते हैं। अगर जीतना चाहते हैं तो देयर इज अ टाइम, ही हैज टू डू समथिंग। हारिस साहब, एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि अनवर बेग साहब भी, सेनेटर साहब भी कमेंट करें और आप भी करें। बेग साहब, आपके ख्याल में आपको लगता है कि अब 2 साल का पीरियड हो गया, ये खासा वक्त गुजर चुका है, अब कोई आप देखते हैं कि कुछ तब्दीली का अमल, तो कोई आप देखते हैं, कोई ख्वाजा आसिफ साहब ने भी खैर बात की थी पर तो अपनी डिफरेंट तरीके से कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बनती है, कुछ नहीं बनती है, आपके ख्याल में अदारे कुछ सोच रहे हैं कि भी अब ये मामला कहा जा रहा है कि ये इस तरह नहीं चलेगा, अब फॉल बैक करने के लिए इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर हो गई है, कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पे सियासी तौर पे भी मामला बिगड़ गए, आपको लगता है आने वाले दिनों में बेग साहब कोई तब्दीली, या आपके ख्याल में पार्टी के अंदर, रूलिंग पार्टी के अंदर कोई तब्दीली आएगी, मामला किस तरफ जाएंगे?
रूलिंग पार्टी में क्या तब्दीली आनी है उसमें मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली आएगी। हाँ, तब्दीली आएगी, हो सकता है कि चेंज ऑफ फेस हो, बट चेंज ऑफ फेस विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल तो मैं समझता हूँ इमरान खान से भी ढीली है, क्योंकि किसी ने भी कैबिनेट के अंदर कोई ऐसा परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। देखें, ये हालात अब जैसे बजट पास हो जाएगा तो आपको ये जुलाई में या अर्ली अगस्त में आपको इंडिकेशंस नजर आती रहेंगी। इस वक्त पिक्चर जरा हेजी है, बट एज सुन एज द बजट इज क्लियर पास फ्रॉम द पार्लियामेंट, आप देखेंगे कि हिलजुल फिर शुरू हो जाएगी। जैसे अभी मेंगल साहब कुछ अलग हुए, कल को फिर एनक्यूएम अलग होगा, कल को फिर क्यू लीग अलग होगी। तो ये एक दफा झोंका इन्होंने दिया था कुछ महीने पहले, वो मेरा ख्याल है ये सेकंड राउंड के अंदर कुड बी अ वेरी डिसाइसिव राउंड। मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब को he has to be very careful, he has to be very intelligent, he has to be very vigilant as what is happening, क्योंकि अगर इनको निकाला तो पीटीआई, तो मैं समझता हूँ फिर हिस्ट्री हो जाएगी, बिकॉज पीटीआई खड़ी है इमरान खान के ऊपर। इट्स वन मैन पार्टी, इमरान खान सीन पे नहीं है, पीटीआई विल जस्ट कोलैप्स लाइक हाउस ऑफ कार्ड। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा जो जुलाई एंड अर्ली अगस्त चले, ये अच्छा कमेंट है, ये अच्छा है सेंटर साहब। हारिस साहब, आप देखते हैं ये सेंटर अनवर बेग जो कह रहे हैं कि कोई हिलजुल जुलाई में अगस्त में हो सकती है, और खास तौर पे जो लोग ये प्रीमाइज ले रहे हैं वो इसी बुनियाद पे ले रहे हैं मंगिर साहब कि कारकर्दगी जो होनी चाहिए थी नहीं हुई। आपके ख्याल में जो पीछे लोग बैठे हैं सोच रहे हैं, जिन लोगों का अदारों का भी बड़ा इंटरेस्ट है, वो भी सोच रहे हैं कि भाई ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, आपके ख्याल में लगता है कि अगर कारकर्दगी ऐसी रही तो फिर आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है? देखिए, आई थिंक दिसंबर तक, देखिए अगर तो दिसंबर तक वो देखेंगे जो भी आपकी पार्टी के अंदर भी लोग हैं, ऑपोजिशन भी हैं, दे आर सीइंग द परफॉर्मेंस। अगर उसके बाद दिसंबर में देखते हैं तो देखें, अगर विद इन द पार्टी चेंज ऑफ फेस होता है तो इमरान खान इज अ यूनिफाइंग फैक्टर विद इन पीटीआई। आज पीटीआई इमरान खान को माइनस कर दें, पीटीआई पीपल एन के लोग वापस चले जाएंगे, पीपल पार्टी के वापस चले जाएंगे, पार्टी में कोई भी नहीं रह जाएगा, बिकॉज दे विल हाईली डिसअपॉइंटेड, ना वो परफॉर्मेंस कर सके और ना वो यूनिफिकेशन कर सके। इसलिए इस स्टेज पर बहुत ही नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए और इन एनवायरनमेंट में जब इंडिया के हालात आप देखें, लद्दाख में क्या हो रहा है, इंडिया ने आज पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुला के कहा है कि जी 50% हमला जो है आप कम कर लें। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान भी यही करेगा, तो आपके हालात किधर जा रहे हैं? सफारती हमला काम होना, ये जाना इज अ वेरी डेंजरस साइन। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो नेवर नो कि पाकिस्तान कहीं आधे के नहीं हम पूरे चले जाते हैं, अगर ऐसी बात है। जो सफारती आदात के खिलाफ इंडिया ने की है। उसके बाद कश्मीर की सिचुएशन आपके सामने है, इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने, एनवायरनमेंट, कैन यू अफोर्ड ऑल दिस थिंग, वी हैव टू वे एंड देन डिसाइड। ठीक है एहतशाम साहब, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जिस तरह से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, मसला ये नहीं है कि ये इमरान खान की नाकामी फर्द वाहिद की नाकामी है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की नाकामी है, और फौज और दीगर इदारे इसलिए इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, पहले भी बयानात उनके इस तरह के आते रहे हैं, और ये आई ओपनर है उनका आज का बयान जो है ना, ये जो चल रहा है आज उनका वॉइस ऑफ अमेरिका को जो इंटरव्यू दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इसी तरह ही नज़रों से ओझल हो जाएगा। वैसे तो लोग पाकिस्तानी सियासत के बारे में कहते हैं कि जी एक के बाद दूसरा बड़ा इवेंट होता है, पुरानी बात भूल जाते हैं। आपको याद होगा पार्लियामेंट में जब पैनामा आया था, तो यही जिनका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो नवाज शरीफ साहब के, कि 2 हफ्तों के बाद लोग भूल जाते हैं, फिक्र ना करें, पैनामा गायब हो जाएगा, और चीजें आ जाएंगी। और अब सूरत हाल इस तरह, जिस तरफ इशारा किया, बड़ा अहम नुकता उठाया ब्रिगेड हारिस साहब ने, वो एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है। अब चाइना इंडिया का जो फैक्टर बनना है, अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, अमेरिका के इलेक्शन होने वाले हैं, अमेरिका जल्दी चाह रहा है अफगानिस्तान का मामला वाइंड अप हो। अब क्योंकि इलेक्शन जीतना है अब ट्रंप ने, अब उसके पास कुछ नहीं रह गया सिवाय, आप देख लें अफगानिस्तान का मामला, इंटरनली 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है, 6 करोड़ से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट फाइल कर चुके हैं, तो बड़ी मुश्किलात हैं।
मैं ख्याल है सेनेटर साहब आप ही बताइएगा कि ये जो जिसका जिक्र किया एक्सटर्नल फैक्टर का, ये भी फिगर आउट होगा खुदा ना खास्ता अगर ये आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ बदलती है तो ये जो हिंदुस्तान, चाइना, उसके बाद अफगानिस्तान, ये भी हम देखेंगे हमारे कोई महफर बनेगा इस सारे मामले में। तो श्याम भाई मैं तो मेरे ख्याल से बेग साहब माजरत के लिए ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद आप अपनी बातों को ऑन नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, उसके बाद मैं फिर से हाजिर होंगी। वेलकम बैक नाज़रीन। बेग साहब कमेंट कीजिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान को ये जो इंडिया चाइना का जो एक स्टैंड ऑफ हुआ है इस वक्त, वी शुड कीप अवे फ्रॉम दिस। देखें हमारी जो इकोनॉमी है इस वक्त बहुत वीक है एंड वी कैन नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी कन्फ्रंटेशन विद एनीबडी एट दिस स्टेज। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी बात आती है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और क्योंकि देखें अगर आपके पास पैसे नहीं है आप लड़ाई नहीं कर सकते। लेट्स बी ऑनेस्ट। आई मीन वी हैव टू बी honest to our people and honest even to our armed forces. We have to keep ourselves away from a conflict at this moment of time. हमें चाहिए कि हमारी पूरी कंसंट्रेशन इस वक्त जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है कि इकोनॉमी पे रहे और इकोनॉमी को इम्प्रूव करें किसी तरीके से। हमें पता है कि इस वक्त दुश्वारियां हैं, बट वी हैव टू गिव इट अ बेस्ट शॉट बिकॉज हमारा सर्वाइवल है ही इकोनॉमी पे। हमारे पे लोन्स चढ़े हुए हैं, एक लोन उतारने के लिए हम दूसरा लोन ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए मुफीद नहीं होगी कि वी गो इनटू एनी कन्फ्रंटेशन। सो देयरफॉर आई फील दैट वी शुड कीप आवरसेल्व्स अवे एंड वी शुड टॉक ऑफ पीस ओनली। ठीक है, एहतशाम साहब आप इस पर किस तरह से कमेंट करेंगे, आपको इसकी क्या रीजन लग रही है? देखिए मेरा ख्याल है बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है बेग साहब ने। हमारे हवाले से हम कॉन्फ्लिक्ट से दूर ही रहें, लेकिन ये बाज़त के साथ ऐसा होता नहीं है कि खुदा ना खास्ता कुछ होता है। अब हिंदुस्तान को जो हजीमत उठानी पड़ रही है अपने लद्दाख बॉर्डर पे और जो 3500 किलोमीटर का वो अनडिमार्केटेड वो आपने देखे इतना बड़ा वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो जाहिर सी बात है नज़ला यहाँ पे गिरेगा। वो फिर मोदी साहब जो और कुछ नहीं करेंगे तो घुस के मारने वाला यहाँ पे हमारे यहाँ काम करने की कोशिश करेंगे। तो हमें वी हैव टू वेरी वेरी अलर्ट। हम इसमें बिल्कुल कोई रिस्क नहीं ले सकते। सवाल ये है कि जी इस स्टेज पे जब बात ये हो रही थी देख साहब कि इंटरनली एक्सटर्नली जो हमारी मुश्किलात हैं, ऐसे मौके पे आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमने देखा कि जो बाहर से एडवाइज़र लाए उन्होंने कुछ कारकर्दगी नहीं दिखा सके, रेवेन्यू हमारे कम होते चले जा रहे हैं, रिफॉर्म हमारी हो नहीं पा रही, इकोनॉमी हमारी मनफी में चली गई है। इन सारे मामलात में आने के बाद फवाद चौधरी साहब का ये तहलका खेज इंटरव्यू जो है, इसने तो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए सियासत के दरो दीवार को हिलाया है। अब ठीक है, सॉरी करके लोग वापस आएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर कमेंट करते नहीं करते। एक बयान उनका इनडायरेक्टली आया है कि उन्होंने कहा है कि जी इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान जो है ना वो ना दें। वो सेंटर फैसल जो है PTI के मैं सुन रहा था, उन्होंने भी बड़े कंसर्न का इजहार किया कि जी फवाद चौधरी साहब को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अगर उनके समझ रहे हैं और अगर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्हें चाहिए कि कोर कमेटी में आके बात करें। सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो है इतने बेबस क्यों हो गए आरिफ साहब? क्या वजह है कि वो अपनी अथॉरिटी जो है ना वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे? इतने लोगों की मौजूदगी में जहाँ पे डिलीवर करने वाली बात है वो नहीं हो पा रही। ये तो इस तरह मामला इतना आसान नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है, बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करके दिखाना पड़ेगा सियासी इकोनॉमिक फ्रंट पे, अदरवाइज उनकी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। और फिर जिस तरफ बेग साहब ने इशारा किया और किसी हद तक आरिफ साहब ने भी इसको एग्री किया है कि अगर ये डिलीवरी लेवल यही रहा तो आगे चल के कुछ भी हो सकता है। जी आरिफ साहब। देखो यही मैंने बात की है कि इस वक्त इमरान खान के लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है और उनको ये कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा अवाम को डिलीवर करना। आपको अवाम ने वोट दिया, अवाम ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए असेंबली में, उन्होंने लेजिस्लेशन भी करनी है, हुकूमत के निज़ाम संभाल के अवाम को डिलीवर करना है। सब चीज़ों में फेलियर है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इस वक्त इमरान खान डिफिकल्ट सिचुएशन में है, अवाम को साथ देना चाहिए, हमें सबको मिल के। आई स्टिल फील के ही इज एन ऑनेस्ट मैन,
He wants to deliver, but his hands are tied up because of his weak governance and his weak team, जो डिलीवर नहीं कर रही है। डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया कि शुगर केन के इस तरीके से आप पूरा उसको पब्लिक कर दें इंक्वायरी को। ये एक्सीडेंट हुआ, फौरन पब्लिक कर दिया गया। ही डूइंग गुड, जो डेमोक्रेटिक वे में चीजें होती हैं, लेकिन टीम सिलेक्ट करना आप ये प्रॉब्लम है प्राइम मिनिस्टर की। टीम में लोग नहीं है, इसीलिए बाहर से लोग लेके आए हैं। वो एक और प्रॉब्लम उससे भी पैदा कर रहे हैं। पंजाब के लिए देखें, आपने 2 साल चला लिया, आपको कुछ नहीं कर सके। आप पंजाब का वोट बैंक इंप्रूव नहीं कर सके। अगर आप आज इंडिपेंडेंट अपनी सर्वे करें तो आपको पता चलेगा कि पंजाब में काफी हद तक आपका वोट बैंक जो है वो भी डाउन होता जा रहा है। आपने कराची की बात की थी, वहाँ पे कारकर्दगी बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे कोई अपना आदमी नहीं है। तो बेग साहब, आप कराची आप कितना इम्पोर्टेंट है, आप एक इकोनॉमिक हब भी है, तो सियासी तौर पर देख रहे हैं कि पीटीआई वहाँ पे जिस तरीके से ओपोजिशन में बैठी है, पीपल्स पार्टी से मुसलसल लड़ाई है, और फिर आप देख लें आए दिन वजीर कोई किधर जाके बयान देता कोई। आपके ख्याल में ये कराची को गवर्नमेंट क्यों इग्नोर कर रही है? प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते भी हैं तो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात जी बेग साहब होता है एहतशाम साहब के, जैसे जब नून लीग पावर में थी, उन्होंने पीटीआई पीपल्स पार्टी से ये अरेंजमेंट किया था कि जी पंजाब हम गवर्न करेंगे, सिंध आप गवर्न करें। अब पीटीआई आ गई है, पीटीआई भी अब गवर्न पंजाब कर रही है, और सिंध में कोई ऐसी चीज हमने 2 साल में नहीं देखी पीटीआई को कि पीटीआई कोई इन रोल्स करे रूरल सिंध में या अर्बन सिंध के अंदर। तो मैं ठीक है, इनके कुछ एमएनए इलेक्ट डेफिनेटली होके आए हैं लास्ट इलेक्शन में, वो उसकी वजह के एनपीएम को काफी मार पड़ी है। तो अब आइंदा जो इलेक्शन आएंगे, आई थिंक पीटीआई भूल जाए कि कराची और इंटरनल सिंध से उनको इतनी सीटें मिल जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ उनकी कोई ऐसी प्रोग्रेस मैंने देख नहीं रहा ऑन पार्टी लेवल के सिंध के अंदर कोई ऐसा इनका सेटअप है जो अपना पीटीआई की ग्राउंड वर्क करे और पीटीआई को स्ट्रेंथन करे। आई सी नथिंग एट ऑल इन सिंध। इनफैक्ट पीपल्स पार्टी इनको अंदर घुसने नहीं देती। जरा कोई बात होती है, उनके 10 मिनिस्टर्स टीवी पे आके सिवियरली प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी है वो बहुत कमजोर है। टू स्ट्रेंथन द पार्टी इन सिंध टू गेट सम स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब भूल जाए कि जो सीटें ठीक है बेग साहब, आपका पॉइंट आ गया। वक्त बहुत कम है, मैं एक सवाल लास्ट क्वेश्चन आप तीनों से करूंगी। हारिस साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, ये बयान तो सामने आ चुका है, इससे पीटीआई को भी काफी नुकसान होगा, लेकिन हमने देखा बहुत से टाइम पर बहुत से ऐसे मामलात हुए हैं कि जो अपोजिशन थी वो खामोश रही है। तो क्या अब खासकर नून लीग अब क्या इस पर कुछ खेलेगी, कोई पॉइंट स्कोरिंग होगी? Again, definitely point scoring करेंगे। Any opposition would like to cash on any opportunity, और वो इसको बिल्कुल करेंगे, बात भी करेंगे, ये बताएंगे कि जिस पार्टी में इतने इख्तलाफात हैं, जिस पार्टी में आप कट सोच रहे हैं, जिसे टांगे खींच रहे हैं, डायरेक्ट काट रहे हैं, वो पार्टी अवाम को क्या डिलीवर करेगी? ठीक है, करेंगे। सेम दोस्त और पीपल्स पार्टी और तो पीपल्स पार्टी पे इतना इल्जाम लगाते हैं। देन और सेकेंड ये कि इन सारी चीजों के साथ पीटीआई का अगर ये काम भी किया हो कि हमने देखें आपको $200 बिलियन रिकवर करके दे दिया लूटा हुआ पैसा, या हमने प्राइस कंट्रोल इतनी ज्यादा कर ली है, या हमने आवाम की सैलरी इतनी बढ़ा दी, या हमने आवाम को रोजगार बेहतर कर दिया, हमने घर बना के दे दिए, हमने इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, जो अपने वादे किए थे। आई स्टिल फील कि दे मस्ट डू इट। आई स्ट्रांगली फील एंड आई विश के पीटीआई करे, बिकॉज इट इज अ गुड पार्ट, लीडरशिप अच्छी है, करप्शन उस तरह नहीं है जिस तरह हो रही थी, टॉप लेवल पे नहीं है। मुल्क में 2000 करोड़ रुपए की करप्शन होती है। करप्शन पर कंट्रोल हुआ है, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं दे पाई है। हारिस साहब, मैं एहतशाम साहब को जानना चाहूंगी। एहतशाम साहब, इस पर आप कमेंट कीजिएगा ताकि फिर मैं बेग साहब से लास्ट कमेंट लूं, फिर क्लोजिंग की तरफ जाऊं। बिल्कुल, उनसे कमेंट लीजिए। मैं तो सिर्फ वन लाइनर कहूंगा कि पार्टी टोटल डिसरे में है, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट है, सोशल फ्रंट है, इकोनॉमिक फ्रंट है, डिप्लोमेटिक फ्रंट है।
सब पे हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी एक के बाद दूसरी आती चली जा रही है। बिल्कुल। बस वर्ड यही है, कारकर्दगी वहां पे नई कारकर्दगी आ रही, और ये हुकूमत के लिए और इमरान खान साहब के लिए फिक्री है। उनके नाम है बेग साहब, जी, जल्द से कमेंट कीजिएगा, बस लास्ट मिनट है। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ पीटीआई को एक तो अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करे, और ठीक है। दूसरा ये मैं डिसएग्री करूंगा ब्रिगेडियर साहब से, करप्शन मैसिव हो रही है विद इन द कैबिनेट मेंबर्स एंड पर्टिकुलरली द नॉन इलेक्टेड वन। ये जितने नॉन इलेक्टेड बैठे ये बड़ा ठीक है। लंबा नोट बना रहे हैं, एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेग साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बेग साहब आपका बहुत वक्त दिया, हारिस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।